तो आज हम आपके बीच ऐसा विषय लेके आए हैं जिस पर बोर्ड में 4 अंक निर्धारित है। यानी समास में 4 अंक निर्धारित है। अब समास कहते किसको हैं, प्रश्न कैसा आता है, सभी आप मॉडल पेपर से देखे होंगे। तो ऐसा कुछ पूछता नहीं है समास के बारे में, बहुत ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। पूछता क्या है, समस्त पद बनाना और समासिक विग्रह करना, बस 2 ही चीज़ें बात होती है वहाँ। ऐसा नहीं पूछता है कि समास की परिभाषा दे, समास के भेदों का वर्णन करे, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। बावजूद हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि समास क्या है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आग्रह करूंगा आपसे कि अभी तक लगभग 20-22 वीडियो जा चुका है आपके पास। व्यू को मैं जब देखता हूं तो उसमें किसी में व्यू है 100, किसी में व्यू है 150, किसी में व्यूज है 70-80। तो एक छोटा सा आग्रह है कि अगर इतने लोग देख रहे हैं, इतनी बार देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है, फायदे का चीज़ है, आसानी से आपको उपलब्ध है मटेरियल, किताबों से छांट कर आपके लिए व्यवस्थित तरीके से सामने में दृश्य और श्रव्य माध्यम से आपके बीच में वह पाठ्यक्रम सरल तरीके से रखने का जो प्रयास है, उसके लिए आपसे अपेक्षा है कि आप इसको लाइक जरूर करें। अगर अच्छा लगता है तो, कंडीशन उसमें फिर लगा देता हूँ कि अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। और अपने को लाभ होता है तो ठीक है, आपके साथ जो लोग हैं, संस्कृत विषय से परीक्षा देने वाले हैं, आपके मित्र हैं, उन्हें भी बताएं कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी करिए। अच्छा लगेगा हमको कि आप लाइक करके शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाते हैं, तो हमें अपना विषय डालने में आपके पास आनंद की अनुभूति होगी। ये मेरा एक छोटा सा आग्रह था, सबसे आग्रह है, सभी लोगों से आग्रह, जो भी इसको देख रहे हैं, जिनको भी लगता है कि नहीं हमारे काम की चीज़ है, बोर्ड की परीक्षा में इसका उपयोग है। और मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको जो बोर्ड है, मैट्रिक बोर्ड, उस बोर्ड में जो आपकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को मैं सरल तरीके से दृश्य माध्यम से, श्रव्य माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूँ। पढ़ने से कहाँ है, कौन चीज़ है, उसको नोट्स बनाना, उसको फिर बार बार रिवाइज करना थोड़ा ज़्यादा मेहनत है। लेकिन इस तरीके से जब आपके पास चलचित्र के माध्यम से आता है, कोई टीचर ऑनलाइन आपको दे रहा है, यूट्यूब पर दे रहा है, तो वो छांट कर लाया है। आपका जो मेहनत है उस मेहनत को टीचर ने किया है, और उस टीचर को थोड़ा मिलना चाहिए, लाइक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो दीजिए, सब्सक्राइब कराइए, अपने मित्रों को दीजिए, और इसके प्रचार प्रसार में आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। तो जो समास है वह समास में 4 अंक आते हैं, और चारों अंक पूछे जाते हैं सिर्फ कि इसमें एक प्रश्न दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका खाली स्थान रहेगा, उस खाली स्थान में आपको बताया जाएगा। जैसे एक प्रश्न आएगा आपके पास, यहां पर ये डॉट 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 रहेगा और यहां पर रहेगा अभाव, ठीक है, और यहां पर रहेगा निर्गंधम। ये शब्द रहेगा, आपको इसमें भरना रहेगा।
अगर और इसका विकल्प भी दिया रहेगा, क, ख, ग और घ करके विकल्प भी दिया रहेगा। आपको इसमें भरना है। क्या भरना है? इस शब्द को देखने से आपको कुछ नहीं पता चलता है। कभी कभी ये हटा देगा और इस पार्ट का दे देगा, जैसे ये हटा दिया आपको, अब दे दिया क्या, अब उत्तर आप समझ में आ रहा है। अब यहां पर खाली स्थान है। अब आपको 4 पार्ट यहां पर दिया रहेगा। इस चारों पार्ट में से अगर आपने सही सिलेक्ट कर लिया तो आपके कॉपी पर इधर 1 अंक जुड़ जाता है। अगर आपने सही विकल्प का चयन कर दिया तो इधर 1 अंक जुट जाता है। और समास से 4 प्रश्न आते हैं, तो चारों प्रश्न में से एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, और चारों अंक को जोड़ करके यहां पर लिखा जाएगा 4। अगर आपने सही सिलेक्ट किया तो, नहीं सही सिलेक्ट किया तो फिर उतना घट जाएगा। अब किस जगह पर क्या होना चाहिए, इसके लिए बोर्ड ने पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखा है। सभी समास में क्या पढ़ना है। मैं बार बार कर रहा हूं कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको 10वीं बोर्ड के लिए संस्कृत में से जितनी आवश्यकता है मैं उतना ही चीज आपको लिख दे रहा हूं। समास पर 20 वीडियो बनेंगे। पूरे समास के चैप्टर को जब लाएंगे तो 20 वीडियो सिर्फ समास के बनेंगे, लेकिन आपके लिए जरूरत होगा सिर्फ 3-4 वीडियो। 3-4 वीडियो में ही आपको 4 अंक लेने हैं। नहीं, आपको आगे बढ़ना है, रिसर्च करना है, तो फिर बाद में मिलेंगे आपसे। जिनको भी आगे बढ़ना है वो हमसे बाद में मिलेंगे कि रिसर्च करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक अभाव है कि यहाँ पर गंधा नाम अभाव, यह निर्गंधम शब्द बनता है। यहां पर विकल्प दिए रहेंगे, आपको सही विकल्प चुन के यहां पर भर देना है। या अगर मान लीजिए चौथा प्रश्न है और 4 का यह क है, तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना होगा 4 का क, और यहां पर से लिखना होगा अंत में ग। या ऐसा भी रहेगा 1, 2, 3 और 4, तो इसमें से भी आपको लिखना होगा 4 का क का 2 या 3 या 4, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको सुविधा हो। लेकिन एक ध्यान रखना है कि कॉपी पर जब आप उत्तर लिखते हैं तो जल्दीबाजी नहीं करना है। लिख करके उसको पढ़ लीजिए कि यह पढ़ने योग्य है या नहीं है, पाठ्य है या नहीं है। कई लोग अक्षर पर मात्रा चढ़ा देते हैं, कहीं पर 2-2 अक्षरों को एक साथ सटा देते हैं, जिसमें मात्रा उस पर चढ़ा रहता है, तो वह जो एग्जामिनर है उसके नज़रिए में थोड़ी सी कमी हो जाती है आपके प्रति। तो कॉपी को बिल्कुल साफ लिखना है। हो गया, मान लिया कि कहीं गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया तो उसको एकदम ऐसे नहीं खींचना है, उसको एक सरल लिखा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा अब नज़दीक में आ गई है। मैं उन लोगों के लिए खास कर बता रहा हूँ कि ऐसे खींचिए नहीं, घसिए नहीं, उसको एक सरल रेखा से काटिए और फिर बगल में लिखिए, ताकि कॉपी गंदा नहीं दिखे। स्वच्छ लिखिए। हर प्रश्न को जब बदलिए तो प्रश्न क्रमांक जरूर लिखिए, और कोशिश करिए कि एक प्रश्न को जब उठाएं तो उस प्रश्न के जितने भी विकल्प हैं उन सभी उत्तरों को एक साथ सजा के लिखें। प्यार से लिखिए, स्वच्छ तरीके से लिखिए, क्योंकि कॉपी आपकी तस्वीर है। आप अपने तस्वीर को जितना, फोटो को जितना साफ रखते हैं, अपने चेहरे को जितना साफ रखते हैं, उतना ही साफ कॉपी जानी चाहिए। ये ध्यान रखना है। तो अब शुरू करते हैं हम समास पर। तो आपके पास जो समास है, उस समास में पहले समास के बारे में बात करते हैं कि समास का मतलब होता है समसनम एक पदी भवनम, यानी 2 या 2 से अधिक पद। इसकी परिभाषा है समसनम, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समसनम एक पदी भवनम,
ये परिभाषा है, एक पदी भवनम। मतलब समास जो है वह कई पद जब आपस में मिलते हैं अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर, विभक्ति समझते होइएगा, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, किसी में कर्ता है, किसी में कर्म है, किसी में करण है, किसी में संप्रदान है, किसी में अपादान है, किसी पद में कोई कारक है, किसी पद में कोई कारक है, तो उसको विभक्ति बोलते हैं। तो जब पद अपने अपने कारकों को छोड़कर जब आपस में मिलता है तो उस पद्धति को हम समास कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो है इसलिए बार बार इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कक्षा में इसी चीज़ को 10 बार बोलना पड़ता है, 10 बच्चे से पूछना पड़ता है। वीडियो है तो आपको हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब इसके जो भेद है, समास के जो भेद हैं, समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का चैप्टर बहुत लंबा है लेकिन हमको इसमें से बहुत कम पढ़ने हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, दूसरा है बहुब्रीहि, और चौथा है द्वंद्व। अब इसी को आगे आगे जब बांटेंगे तो बहुत सारे समास आ जाते हैं, तो अभी हम सिर्फ अव्ययी भाव की बात करेंगे, उस सब समास की बात नहीं बात करें। सभी में से प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न अव्ययी भाव से आएगा, एक प्रश्न तत्पुरुष से आएगा, एक प्रश्न बहुब्रीहि से आएगा, एक प्रश्न द्वंद्व से आएगा। चारों से एक एक प्रश्न आएंगे और 4 नंबर होंगे। थोड़ा सा कूल होकर यदि इसको सोचिएगा तो ये 4 नंबर आपके आ जाएंगे। ये 100% मार्क्स है यहाँ, इसमें कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। सिर्फ आपको विकल्प सेलेक्ट करना है, 1 का क, 2 का ख, 3 का ग, 4 का घ, बस ये सिलेक्ट कर, सही सिलेक्ट कर दीजिएगा, आपका नंबर पक्का है। तो अभी हम अव्ययी भाव की बात करते हैं। अव्ययी भाव के बारे में परिभाषा है कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। दोनों पद होते हैं, दोनों पद में से प्रधानता के आधार पर 4 समास है। पहला पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, जो पूर्व मतलब पहला शब्द जो प्रधान है वो अव्ययी भाव है। तत्पुरुष के बारे में कहता है कि उत्तर पद प्रधान, यानी बाद वाला जो पद है वो प्रधान होगा तो तत्पुरुष होगा। बहुब्रीहि में कहता है न पूर्व पद है न उत्तर पद है, एक अन्य पद अगर प्रधान हो जाए तो वो बहुब्रीहि कहलाता है। और द्वंद्व में कहेगा उभय पद प्रधान हो द्वंद्व, ये उभय पद यानी दोनों पद जिसमें प्रधान हो वो द्वंद्व कहलाएगा। ये चारों समास की परिभाषा। अभी हमको वो समास की तरफ जाना नहीं, सबके अलग अलग वीडियो आएंगे। तो अव्ययी भाव में बहुत सारे हैं, आपके लिए चुन के बोर्ड ने रखा है क्या पढ़ना है। तो इसमें से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6 अव्यय आपको जुड़ने हैं। 6 अव्यय पर सवाल है, 6 प्रकार का प्रश्न बनेगा इसमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। अब कहता है कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। अब इसमें पूर्व में एक अव्यय जुड़ता है इसलिए इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जब दोनों पद जुड़ जाएगा तो पूरा पद अव्यय हो जाता है। अव्यय का मतलब है, सब समझ रहे हैं कि अव्यय का मतलब है जिसका कोई व्यय ना हो। सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो एक समान रहता है उसको हम अव्यय कहते हैं। तो ये पूरा समास जो समस्त पद है वो अव्यय में बदल जाएगा। तो पहला जो है उसमें आपको एक अनु आता है। अनु का एक अर्थ होता है पश्चात, अनु का एक अर्थ है पश्चात, और एक अनु का अर्थ होता है योग्यता। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अनु का मतलब पश्चात और अनु का अर्थ योग्यता। इस दोनों का जो शब्द बनता है उस शब्द बनने के हिसाब से आप इसको गौर से देखिएगा। एक है अनु का मतलब अनु विष्णु, यह शब्द आएगा, मान लिया अनु विष्णु। तो इस अनु का जिसके बाद कोई पद है, सुबंत है, देख लीजिए यहाँ पर ये सुबंत है। सुबंत जिसके अंत में सुप विभक्ति लगी हुई है, जिसमें संज्ञा है, तो देख लीजिएगा जहां संज्ञा लगा हुआ है उस अनु का अर्थ होता है पश्चात। तो इसका जो विग्रह होगा वह होता है विष्णु पश्चात। देख लीजिए गौर से, विष्णु पश्चात।
ये विष्णु पश्चात, और अंत में जोड़ना नहीं भूलिएगा इति। हालांकि ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा नहीं, आपको सिर्फ पूछेगा अनु विष्णु दिया रहेगा, या ये भी नहीं दिया रहेगा, इसमें से एक शब्द दिए रहेंगे विष्णु पश्चात में, ये दिया रहेगा आपको, इसमें से ये हटा देगा। आपको इसके विकल्प है क, ख, ग और घ, इसमें से 4 प्रकार के विकल्प रहेंगे। आपको इसमें से एक विकल्प चुनना है, जहां पर पश्चात होगा उस पश्चात को सिलेक्ट करना है और उसका नंबर डाल देना है। कभी कभी ये हटा देगा और यहां पर लिखा रहेगा अनु विष्णु, यहां पर लिखा रहेगा अनु विष्णु, तो आपको यहां पर भी विकल्प दिया रहेगा विष्णु, विष्णवे, विष्णुना, भिन्न भिन्न प्रकार के कारक दिए रहेंगे। आपको सिर्फ षष्ठी विभक्ति का सिलेक्ट करना होगा, जहां पर षष्ठी विभक्ति लगी रहेगी वो शब्द को सिलेक्ट करना है कि कौन से खंड में षष्ठी विभक्ति दी हुई है। इस प्रकार से जो शब्द बनेंगे तो अनुशिवम, अनुगृहम, अनुनगरम, सभी में नगरम सुबंत पद है, शिवम सुबंत पद है, जहां भी आएगा तो ये षष्ठी विभक्ति में आएगा, अगर पीछे आएगा तो पश्चात आएगा, ये ध्यान में रखना है। इस प्रकार के फॉर्मेट में प्रश्न आएगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। विष्णु है, यहाँ पर खाली स्थान है, इति दिया हुआ है और बराबर में अनु विष्णु दिया हुआ है, ये अनु विष्णु दिया हुआ है। जो ही अनु है और बाद में सुबंत है, इसका मतलब है इस अनु का अर्थ पश्चात होता है, तो यहाँ पर पश्चात कहाँ है वो ठीक कर देना है। अगर पश्चात दिया हुआ है तो इसका मतलब है बाद वाला जो शब्द है विष्णु, उस विष्णु में षष्ठी विभक्ति लगेगी, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अनुनगरम है, अनुशिवम है। अब दूसरा अनु जो है वो दूसरे अनु में उसका अर्थ होता है योग्यता। हमको लगता है ये समझ गए आप, नहीं तो बार बार फिर वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर समस्या आएगी तो फिर प्रश्न पूछिएगा। कुछ एक वीडियो में चैट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग चैट भी नहीं करते, बहुत सारे लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं। अब इस अनु है, अनु का मतलब योग्यता है। अब यहां पर पूछेगा अनुरूपम, अनुरूपम। अब यहां देखिए रूपम सुबंत पद में नहीं जाएगा, ये विशेषण में चला जाता है रूप, तो इसका मतलब होता है योग्यता। अब इसका संधि, इसका जो समासिक विग्रह होगा वो होगा रूपस्य योग्यम। अंतर आ गया, रूपस्य योग्यम इति। यहां भी प्रश्न वही रहेगा, अनुरूपम दिया रहेगा, या तो रूपस्य गायब कर देगा या योग्यम गायब कर देगा, और इसी के मिलते जुलते शब्द नीचे डाले रहेंगे 4। उसमें जो सही सेलेक्ट कर दिया वो डन, उसका उत्तर हो गया सही, उसको 1 नंबर मिल गया। तो सिर्फ माइंड गेम है, थोड़ा सा अलर्ट होना होगा। जिस प्रकार से एक क्रिकेट का खिलाड़ी अलर्ट रहता है, फुटबॉल का खिलाड़ी अलर्ट रहता है कि बॉल की गति क्या है, बॉल की दिशा क्या है, कितने स्पीड से हम दौड़ेंगे तो बॉल के पास पहुंचेंगे, कितने स्पीड के पास हम पहुंचेंगे तो बॉल के नीचे आएंगे, तो वो यहाँ भी है। पढ़ाई का काम ही है आपके मस्तिष्क को जागृत कर देना, और उस जागृत मस्तिष्क का उपयोग आप अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उन क्षेत्रों में उसी जागृत मस्तिष्क का काम होता है। पढ़ाई का मतलब यही है कि गणित भी वही काम करता है, अंग्रेजी भी वही काम करता है, संस्कृत भी वही काम करता है कि आपको आपके मस्तिष्क को चिंतनशील बना देता है। तो थोड़ा सा चिंतन करना है, अगर ऐसा आ जाए तो ध्यान रखिएगा। अब इसी प्रकार आता है अनुराग, इसी में आ जाएगा अनुराग। यहां देखिएगा कि ये भी सुबंत पद नहीं है। इसके बाद दिखा देते हैं अनुअर्थम, अनुअर्थम, यहां भी सुबंत पद नहीं है। अगर ऐसा आ जाए, नाम नहीं आए, तो इस अनु का अर्थ होता है योग्यता। यहां पर रूपस्य योग्यम इसका समासिक विग्रह होगा। ध्यान से देखिएगा और इसको फिर से बार बार देखिएगा, नहीं देखिएगा तो फिर बाद में परीक्षा में आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि 50 फ्रेम में से 4 फ्रेम आपके बीच आएंगे परीक्षा में। इस तरह के 50 फ्रेम आपके पास मिलने वाले हैं। अब अनु के बाद आपको हम दिखा रहे हैं कि एक है उप, एक उप शब्द है। उप का अर्थ होता है पास, पास का मतलब समीप, ये ध्यान है उप।
अब इसके बाद देखिए इसका शब्द बनता है उपगंगम। उपगंगम। अब इसका जो समासिक विग्रह होगा उसमें देखिएगा गंगायाः, गंगायाः समीपम। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये चिंता नहीं करना है। गंगायाः समीपम इति, सिर्फ आज कोशिश है कि अव्यय भाव के सारे टर्म को आपको हम बता दें। तो उपगंगम मतलब गंगायाः समीपम, जो ही उप आए इसका मतलब है समीप आना है। ध्यान रखिएगा, जैसे उपगंगम होगा, हो सकता है आपको पूछ दे कि इसका समासिक विग्रह करिए, और समासिक विग्रह 4 दिया है। कभी कभी तो आधा पार्ट दिया रहता है, कभी कभी हो सकता है कि पूरा पार्ट गायब कर दे, उपगंगम दे दे और कहे कि आपका समासिक विग्रह करिए, और 4 समासिक विग्रह आपके पास डाल दे अगल बगल में। तो आपको ध्यान रखना है कि उप का मतलब समीप होगा, उपगंगम मतलब गंगायाः समीपम, इसमें षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे और यहां पर समीपम कर देंगे। अब ये पूरा शब्द अव्यय भाव, अव्यय हो जाता है, तो ये सब नहीं पूछेगा, इसलिए इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। इससे मिलता जुलता जो शब्द आपको मिलेगा वह है उपनगरम, उपनगरम, उप उद्यानम, ऐसे ढेर शब्द मिलेंगे आपको सब में। इसमें षष्ठी व्यक्ति लगाता है, नगर से समीपम, उद्यान से समीपम, और अगर आधा दे तो आधा के समय में अलर्ट रहना है। उप की बात आ गई। अब दूसरा जो चैप्टर हम आपके पास लाएंगे, थोड़ा हमारी कोशिश है कि हम अव्यय भाव आपको आज समाप्त कर दें, वीडियो थोड़ा लंबा भी जाए तो कोई बात नहीं है। अब तीसरा है सह। ये सब निर्धारित है मैट्रिक बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, ये सभी चीजें निर्धारित है, इसी में से प्रश्न आएंगे। 6 हम बताए, 6 पैटर्न में से ही एक पैटर्न का प्रश्न बोर्ड पूछेगा, क्योंकि इतना ही निर्धारित किया हुआ है बोर्ड है। इसमें 32-34 पैटर्न, तो 32-34 पैटर्न में से प्रश्न नहीं पूछेगा। सिर्फ ये 6 जो आपके बीच हम ला रहे हैं, इसी 6 में से एक पैटर्न 1 नंबर आएगा। फिर हम तत्पुरुष में जाएंगे, तत्पुरुष में भी सैकड़ों पैटर्न आएंगे, तो जितना आपके लिए उपयोगी है मैं उतना ही बात रखूंगा। फिर बहुब्री में आएगा, फिर द्वंद्व में आएगा, तो इन सब चीजों को समझ के थोड़ा अलर्ट रहना है अंक लेने के लिए। स का अर्थ होता है समानता, स का अर्थ यहां दिया है समानता, और इसका जो सादृश्य, सादृश्य, ये सादृश्य मतलब उसी के जैसा स दिखे, तो इसका जो उदाहरण है वह है सहरी। सहरी, सहरी मतलब ऐसा शब्द आएगा, स जुड़ा आएगा। पहला बताए कि अनु है, दूसरा बताए उप है, तीसरा बता रहे स है, तो स का मतलब होता है हरे सादृश्यम। हरे सादृश्यम मतलब हरि के जैसा, इति। तो ऐसा सहरी हो, और ये दिया रहे तो हरे अगर गायब है तो हरे चुन लेना है, सादृश्यम गायब है, कहीं ना कहीं सादृश्यम दिया रहेगा तो सादृश्यम चुन लेना है। इसी से मिलते जुलते शब्द आएगा सशिवम, सशिवम, और भी शब्द है सपर्वतम, सभी में सहरि, हरे सादृश्यम, सशिवम, तो शिवस्य, यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, हरे हरि है तो मुनि के आधार पर जाता है, शिव है तो शिव देव के आधार पर चलेगा, तो शिवस्य सादृश्यम। यहां पर है पर्वतम तो पर्वतस्य सादृश्यम। इसको थोड़ा सा जो कारक विभक्ति पढ़ाए थे शब्द रूप धातु रूप, उसको ध्यान में रखना है। यह है। अब इसके बाद जो शब्द आता है स के बाद है नीर। हमको लगता है ये जरूर पूछता है, नीर प्रायः पूछता है। नीर कई वर्षों से देख रहे हैं कि नीर जरूर रहता है। नीर, नीर एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अभाव। अब क्या है, आप देखिए यहां पर निर्गंधम, पहले बार जो उदाहरण लाए थे उसी में से निर्गंधम यानी गंधा नाम अभाव, गंधा नाम अभाव।
गंधा नाम अभाव। अभी अब निर्गंधम दिया रहेगा तो जो ही निर है इसका मतलब अभाव होगा। अगर ये पार्ट गायब है तो इस चारों में से खोज लीजिए, ये पार्ट गायब है तो इस चारों में से ऐसा ही चारों में से खोज लीजिए, वो टिक लगा दीजिए कि कौन सा पार्ट है। ध्यान रखना है कि अगर पूरा निर्गंधम दे और पूरा समासी विग्रह पूछे तो ध्यान रखना है कि निर के साथ जोड़ना है अभाव। गंधा नाम अभाव, गंधों का अभाव। निर्मक्षिकम, इससे मिलते जुलते शब्द है निर्मक्षिकम। निर्मक्षिका मतलब मक्षिका नाम अभाव, इससे भी मिलता जुलता शब्द कई शब्द हम रखे हुए हैं। उसमें है निर्जडम मतलब जना नाम अभाव। तो कई प्रकार की चीजें हैं। अब इसके बाद नीर के बाद है प्रति, बस एक शब्द और है, उसके बाद ये वीडियो हम बंद करेंगे। एक है प्रति, प्रति, ये प्रति, इसका उदाहरण बहुत कम आपको हम देखेंगे। दिनम दिनम प्रति द्विवारम में बारम बारम में नहीं आएगा ये प्रति है। प्रति का मतलब होता है समक्षम, समक्ष। इसका एक ही उदाहरण, ये उदाहरण नहीं पूछेगा आपको, ये हम समझ रहे हैं कि ये नहीं पूछेगा। इसका अर्थ होता है अक्षिणः समक्षम, अक्षिणः प्रति, अक्षिणः प्रति, आंख के सामने, समक्षम। अक्षिणः प्रति मतलब इसका शब्द बनेगा समक्षम, समअक्षम। ये ध्यान रखना है कि अक्षिणः प्रति सम आ गया, प्रति आ गया तो अक्षिणम प्रति होगा। स आएगा, स का मतलब प्रति जुड़ेगा। ये थोड़ा सा जो बदलाव है, इस बदलाव तो को अलर्ट होकर देखना है। इसलिए पहली बार आप 15 मिनट आपको समय दिया जाता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। जब क्वेश्चन पढ़ने का समय आपको मिले तो 15 मिनट पूरी गंभीरता के साथ सारे प्रश्नों को पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, चूंकि बोर्ड आपको प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट दे रहा है। वो 15 मिनट के बाद 1 घंटी और लगेगी। पहली घंटी लगती है तो आपको प्रश्न मिल जाएगा, प्रश्न पढ़िए। कॉपी भी रखा रहेगा आपके टेबल पर, कॉपी फाड़ना नहीं है, कॉपी अटैच रहता है तो कॉपी फाड़ना ही नहीं रहता है। तो 15 मिनट तक आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। सेकेंड बेल जब लगेगी इसका मतलब है कि आपको अब कॉपी फाड़ना है। कॉपी खोलिए, उसका इलास्टिक जो क्लिप लगा रहा था उस क्लिप को हटाइए और इसके बाद लिखना शुरू करिए। तो 15 मिनट बहुत अहम है। जो प्रश्न आपको अच्छा लगता है उस प्रश्न को पहले लिख लीजिए, और लिखने के समय में जल्दीबाजी नहीं कीजिए। बहुत समय रहता है, आपके पास समय का अभाव नहीं है। खास करके संस्कृत में समय का अभाव आपको नहीं रहेगा। कितना भी आप आराम से लिखिएगा तो 15-20 मिनट पहले आप जरूर लिख लीजिएगा। तो लिखने के समय पहले सोचिए कि हर्षिकार है कि दीर्घिकार है, शब्द ठीक हो, शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो, इन सारे बिंदुओं पर। चूंकि अब मैं बोर्ड के एंगल से, बोर्ड का समय हो गया है, सब डेट उट आ गया है, तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा ज़्यादा समय दे रहे हैं इस पर। अक्षिणः प्रति। इसके बाद एक अंतिम शब्द है यथा। ये यथा एक अव्यय है, यथा। यथा, यथा में जब यथा शब्द आपको समझ में आए तो उसमें जुड़ेगा अनतिक्रम में, अनतिक्रम में। अनतिक्रम का मतलब होता है सीमा से बाहर नहीं जाना। न अतिक्रम, ये नए समास का शब्द है। न अतिक्रम मतलब हमको सीमा से बाहर नहीं जाना है, अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है, तब आएगा इसमें यथा। अब देखिए इसमें शब्द लिखा हुआ है यथा शक्ति। एक शब्द है यथा शक्ति, ये शब्द है, इस समासिक विग्रह, ये समास पद है यथा शक्ति। अब इसको आपको कह सकता है कि आप इसका संधि विच्छेद करिए, तो लिखना है शक्तिम। शक्तिम अनतिक्रम में, यानी जितनी शक्ति है उस सीमा में ही रहना चाहिए। इसका अर्थ हो, यथाशक्ति का मतलब यही है
कि हमारे पास जितनी क्षमता है वो क्षमता के हिसाब से हम आपकी सेवा कर रहे हैं, या उसी क्षमता के हिसाब से हम आपको कर रहे हैं। तो ये यथाशक्ति है। इससे मिलते जुलते शब्द है यथा योग्य। कोई भी शब्द ऐसा पूछ देना, यथा योग्य, यथा लेखम, यथा लेखम, ऐसे कई शब्द हैं। इसका सब का समासिक विग्रह यही होगा, शक्तिम अनतिक्रम में, योग्यम अनतिक्रम में, लेखम अनतिक्रम में। और आगे पीछे प्रश्न पैटर्न बता दिया हूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको जो पार्ट नहीं है वो पार्ट का विकल्प दिया रहेगा, वह उचित शब्द भी आपके विकल्प में दिए रहेंगे। सिर्फ आपको इत्मीनान से सोचना है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आज समास का जो एक पार्ट हुआ अव्ययी भाव, इसमें से 1 नंबर पक्का है। अगर इतना चीज कर लीजिएगा तो समास का 1 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ अव्ययी भाव समास होगा, दूसरे वीडियो में हम आएंगे तत्पुरुष को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको देखने के बाद आप जो पहले आग्रह किए हैं उस काम में कमी नहीं हो। आपके मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं जिनको मालूम नहीं है, आप उन मित्रों को बताइए, उनको भी सुविधा हो जाएगी। और लाइक करिए, और उनको नहीं मालूम है तो उनको शेयर कर दीजिए जो आपके मित्र हैं। और इस वीडियो को गौर से देखिएगा, परीक्षा में आनंद आएगा। धन्यवाद।